पूरा नेपाल जल रहा है और बड़े हाई रैंकिंग लोगों को बाहर निकालकर बुरी तरीके से मारा जा रहा है। और इस बीच कुछ नाम बार बार सामने आते हैं। करप्टेड गवर्नमेंट, हमी नेपाल, सुदान गुरगन, जेंजी प्रोटेस्ट। आखिर ये दिक्कत बड़ी कितनी है नेपाल के लिए कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तक को देश छोड़ के भागना पड़ा और मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा। और उससे भी बड़ा सवाल, इंडिया के ऊपर अब क्यों खतरा बढ़ गया है नेपाल की इस हालत को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका भी इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। आइए इन सब का सवालों का जवाब जानते हैं मेरे साथ। देखिए, ईयर 1000 से लेकर 1743 के बीच में नेपाल को काफ़ी सारी डायनेस्टीज रूल करती हैं, जैसे कि गोपाल डायनेस्टी, महिषपाल, किरतारा। फिर 1743 के अंदर एक शाह डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर वहाँ पे एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। ये सिस्टम बनने की कहानी कोई इतनी आसान नहीं है। दरअसल होता क्या है कि शाह डायनेस्टी के अंदर काफ़ी सारी नोबल फैमिलीज रूल करती हैं, जैसे कि थापास, पांडेज, बसियंत। लेकिन इनमें दिक्कत ये होती है, इनकी आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। इस चीज़ का फायदा उठाता है बहादुर राणा। राणा आने वाले कई सालों तक सही समय का इंतजार करता है और उसे वो समय मिलता है 1846 के अंदर, जब इन सारी फैमिलीज की दुश्मनी चरम सीमा पे थी। राणा इस चीज का फायदा उठाते हुए वहां पे तख्ता पलट कर देता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये फेमस हुई थी कोर्ट मैसेकेर के नाम से, जिसके अंदर राणा और राणा के भाई मिलकर 30 से 40 सिविल अधिकारियों को मार देते हैं। यहाँ तक कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और उनके एक संबंधी को भी मार दिया जाता है। इस घटना के खत्म होते होते पावर शिफ्ट हो जाती है शाह डायनेस्टी से जंग बहादुर राणा के हाथ में। उस घटना के दौरान सिर्फ पावर ही नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ भी, बल्कि उसने नेपाल का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। वो कैसे दुख देता है उन्हें आने वाले समय में, ये आप देखते रहिए। वो नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना। सबसे ऊपर होगा किंग, फिर होगा प्राइम मिनिस्टर जो कि बना राणा, उसके नीचे काउंसिल मेंबर्स जो कि उसकी फैमिली के होंगे, फिर उनके नीचे आएंगे प्रोविंशियल गवर्नर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, फिर उसके नीचे आएंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। इस स्ट्रक्चर के अंदर नाम तो शाह डायनेस्टी का ही था, लेकिन असली पावर राणा के हाथ में थी, जो था प्राइम मिनिस्टर। अभी भी ऐसा ही होता है। किंग को बस एक रबड़ स्टैंप की तरह ही ट्रीट करेगा। ये स्ट्रक्चर बेस्ड था टोकुगावा शोगुन्टे नाम के स्ट्रक्चर पे, जो कि फॉलो होता था जापान के अंदर। ये रूल कुछ 150 सालों के आसपास तक चलता है। फिर लोग इससे भी परेशान आने लगते हैं और फिर 1951 के अंदर वही समय आया, तो लोगों ने इसे भी हटा दिया। दरअसल हुआ क्या था, 1950s तक आते आते लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे। उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी किसी से कहने के लिए, जस्टिस सिस्टम ढंग से काम नहीं करता था। ये एक ऐसा समय आया कि ये एक मूवमेंट की तरफ बढ़ने लग गया, ये मास मोबिलाइजेशन। इस चीज को देखा राजा त्रिभुवन ने और नेपाली कांग्रेस ने, जो कि तभी एक नई पार्टी बनी थी। फिर ये दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं एक मूवमेंट के लिए, जो शुरू होती है 1951 के अंदर, एक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये सब मिलकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नेपाल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नेपाल फॉलो करता है यूके का मॉडल, जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट रहेगा मोनार्क, जो कि एक हेरिडिटरी पोजीशन है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट करा जाएगा डायरेक्टली लोगों के द्वारा। आते आते 1959 के अंदर पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर नेपाली कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी सिक्योर करती है और जिसे लीड करते हैं विश्वर प्रसाद कोइराला, जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं नेपाल के। इसी के चलते नेपाल पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है, जिसके अंदर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है और वो फुली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट, जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो अब हो रहा था। दरअसल होता क्या है, ये सारे इलेक्शंस जो होते हैं और ये पार्लियामेंट्री सारी प्रोसीडिंग्स ये होती हैं राजा महेंद्र के अंडर में, जब वो हेड ऑफ द स्टेट थे और मोनार्क थे। और फिर ठीक इन सब के एक साल बाद 1960 के अंदर राजा महेंद्र सिंह गवर्नमेंट पे एक ऐसा इंजाम लगाते हैं और काम करते हैं, वो इन सारे करे धरे पे सब पे पानी फेर देता है। 1960 के अंदर राजा महेंद्र गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कड़ा करप्शन का इंजाम लगाते हैं। बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट को झुका के अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को ऊपर रखा है। बस वो इसी के बाद अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को प्रिजन कर देते हैं, वो यहाँ तक कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देते हैं। फिर कहीं लोगों का विद्रोह और गुस्सा सामने ना आ जाए, इसलिए वो पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं लोकल लेवल पे, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं रहेगा और टोटली एक सेंट्रलाइज बॉडी होगी, जो कि कंट्रोल करी जाएगी राजा के द्वारा। लेकिन चीजें ज्यादा टाइम तक ऐसी नहीं रहती। 1990 के अंदर एक नई मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है, जिसका नाम होता है जन आंदोलन। इस आंदोलन के सुप्रीम लीडर होते हैं गणेश मान सिंह और उनका साथ देते हैं कृष्ण प्रसाद और गिरिराज प्रसाद कोइराला, जिसके अंदर इन तीनों का रोल बटा हुआ था आपस में। गणेश मान सिंह इस आंदोलन का पब्लिक फेस थे, कृष्ण प्रसाद एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व करते हैं और गिरिराज प्रसाद नेपाली कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को संभालते हैं और उसे मजबूत करते हैं। फिर ये तीनों मिलकर जन आंदोलन के द्वारा मल्टी पार्टी सिस्टम को नेपाल के अंदर फिर से रीइंट्रोड्यूस करा जाता है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसके ऊपर एक नई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेटअप होती है, जो खत्म कर देती है पंचायत सिस्टम, जो कि चलता आ रहा था 1960 से लेके। नई पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस
बनते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और नेशनल असेंबली। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लोकसभा और राज्यसभा। और जो मोनार्क होता है वो हेड ऑफ द स्टेट बनता है, जैसे कि ब्रिटिश मोनार्की के अंदर होता है, और प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होता है। अब जो समय आता है 1991 से लेकर 2002 तक, इस बीच डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती। बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत लोग ना खुश होते हैं, और इस चीज में जन्म होता है माओइस्ट इंसर्जेंसी का। अभी तक जो लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के बीच में, लेकिन अब एक तीसरा फ्रंट और आ गया था, माओइस्ट इंसर्जेंसी, जिन्हें हम आसान भाषा में नक्सली भी कहते हैं। मैं नक्सली कह के एड्रेस करूंगा इसे। नक्सलवाद शुरू हुआ था नेपाल के अंदर 1996 के अंदर। इसके शुरू होने की सबसे बड़ी वजह थी उन लोगों के अधिकार उन्हें ना मिला। इन लोगों को डेमोक्रेसी पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, और जैसी उस टाइम पे सिचुएशन चल रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी में लड़ाई, तो ये तो बिल्कुल ही ज्यादा बेकार हो गया था उनके लिए। ये नेपाल के अंदर बहुत कम समय के अंदर बहुत तेजी से फैल गई थी। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी, उनकी सिक्योरिटी को भी लेकर। वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जहाँ हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग इधर के उधर हो गए। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन साथ में पॉलिटिकल एंगल पे क्या चल रहा था। साल 2002 तक आते आते एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हो जाता है उन दोनों पार्टीज के बीच में किसी बात को लेके। इस चीज का फायदा उठाते हुए नक्सलाइट भी एक्टिव हो जाते हैं और लड़ाई छेड़ देते हैं सरकार के साथ। एक तरफ पॉलिटिकल डेडलॉक और एक तरफ नक्सलाइट। उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर दुबे, वो ज्ञानेंद्र राजा को सलाह देते हैं कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें और एक नई इलेक्शंस को कंडक्ट करें, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी थी। जैसे पॉलिटिकल डेडलॉक और उधर से माओइस्ट लड़ भी रहे थे। फिर 2002 के अंदर राजा पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, और ये बात होती है कि इसी साल या फिर अगले साल जल्द से जल्द इसके इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन राजा ऐसा नहीं करते, वो इलेक्शंस को पोस्टपोन करे चले जाते हैं। फिर आगे चल के प्राइम मिनिस्टर दुबे को ही डिसमिस कर दिया जाता है, ये कह के कि वो एक इनकॉम्पिटेंट आदमी है माओइस्ट क्राइसिस से डील करने के लिए। ये राजा फिर से 1950 वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम खत्म कर दिया जाता है और नया कैबिनेट बनता है, जिसके अंदर सारे के सारे रॉयल लॉयलिस्ट होते हैं, अनइलेक्टेड। राजा का ये कदम कोई इतना छोटा नहीं था। राजा ने कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट तो करा ही, और साथ में डेमोक्रेसी को भी बहुत बड़े खतरे में डाल दिया था। ये राजा की हरकत और ज्यादा भड़का देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, पब्लिक को, और यहाँ तक कि नक्सलाइट को भी, और उनको लेजिटिमेसी मिल जाती है उनके एक्शंस के लिए। यानी कि वो जितने भी लोगों को मार रहे थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उन सबको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है, लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, हाँ ये ठीक कर रहे हैं, राजा इसी लायक है। एक जन आंदोलन फिर से होता है 2006 के अंदर, और इस बार लोगों का सपोर्ट पिछली बार से भी बहुत ज्यादा था। इस बार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं थी, नक्सलाइट भी थे। ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज और नक्सलाइट मिलके एक पैक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि राजा का रूल बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए नेपाल के अंदर से। जब ये सब चल रहा था, इस बीच नक्सलाइट भी एक पीस अकॉर्ड साइन करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, जो बनी हुई थी मिलके उन 7 पॉलिटिकल पार्टीज से, जिसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि वो आर्म्स अपने छोड़ देंगे, यानी कि मार काट का रास्ता छोड़ देंगे। मोनार्की को कैसे नेपाल से हटाया जाए, इसके पीछे वो लगेंगे। फिर 2008 के अंदर मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है और पहले इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इसी बीच नक्सलाइट भी अपनी एक पार्टी लॉन्च कर देते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट। हैरान की बात यह है वो सबसे बड़ी पार्टी भी बन जाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है। जो नक्सलाइट अभी कुछ सालों पहले तक लोगों को मार रहे थे, जिन्होंने अभी तक 17,000 लोगों को मार दिया था, वो आदमी आज एक प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रचंडा, जिसका असली नाम होता है पुष्पा कमल दहल। अब चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी और बिगड़ेंगी, इसलिए रुककर मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कौन उनके हेड हैं। 2008 के बाद 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे हेड करते हैं केपी शर्मा ओली। दूसरी होती है नेपाली कांग्रेस, जिसे हेड करते हैं शेर बहादुर दुबे। और तीसरी होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, जिसे हेड करते हैं प्रचंडा। अब आप देखना ये तीनों मिलकर कैसे नेपाल की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का कैसे सत्यानाश करते हैं। 2008 से लेकर 2025 के बीच में ये तीनों ही बदल बदल के प्राइम मिनिस्टर बनते रहते हैं। 17 साल के अंदर 14 बार प्राइम मिनिस्टर बदला जाता है नेपाल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर्स का इतनी बार बदले जाना ये कोई लोगों के मूड के ऊपर नहीं है, बल्कि ये होता है एक सीक्रेट डील्स के अंदर। एक सॉलिड एग्जांपल देता हूं आपका 2024 का। ओली और दुबे 2024 के अंदर एक मिडनाइट डील साइन करते हैं, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि ओली पहले 20 महीने पीएम बनेंगे और बाकी के रिमाइंडर में दुबे पीएम बनेंगे। ये दोनों ये सीक्रेट डील साइन करके प्रचंडा की सरकार को गिरा देते हैं। ये कुर्सी बदलने का खेल ऐसे ही चलता रहता है 2008 से लेकर 2025 तक के बीच में, और इसे नाम दिया जाता है म्यूजिकल चेयर एरा, जो साफ साफ दर्शाता है कि ये कैसे सीटें बदलते रहते हैं अपने मतलब के लिए। इस बीच गवर्नमेंट काफी सारे स्कैम्स करती है और आम आदमी का पैसा कैसे बर्बाद करती है। एयरबस स्कैम, फेक रिफ्यूजी स्कैम, ललिता निवास लैंड स्कैम, नीपो किड्स, कोविड-19 प्रोक्योरमेंट स्कैम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम, 2024 पावर डील, ये सारे के सारे बहुत बड़े स्कैम थे, जिसके अंदर हजारों करोड़ों का करा गया था। और इस बीच जो मैंने नेपो किड स्कैम नाम लिया है, इसको मैं जरा ढंग से समझाता हूँ, क्योंकि ये नाम बहुत बार आया
आएगा आगे। नेपो किड स्कैम के अंदर क्या हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो लड़के लड़कियां आते थे, हेवीली फेवर्ड बाय नेपोटिज्म, उनको की गवर्नमेंट पोजीशंस, स्कॉलरशिप्स और पब्लिक एंटरप्राइज रोल्स बहुत आसानी से दे दिए जाते थे। ये चीजें टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई, इनके फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हुए और एक हैशटैग चला नो मोर नेपो बेबीज। इसने बहुत ज्यादा मोमेंटम भी पकड़ लिया था। इस प्रोटेस्ट के शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा लोग इस पे मोबिलाइज भी हो रहे थे। लोगों के अंदर इसके खिलाफ गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जो चीजें उनके हकदार की हैं, जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो रोल्स हैं, जो उन्हें मिलने चाहिए, वो उन नेपो किड्स को जा रहे थे। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये ट्रेंड था नो मोर नेपो बेबीज और ये एक प्रोटेस्ट की फॉर्म ले रहा था, गवर्नमेंट कुछ नई रेगुलेशंस लेकर आई थी, जिसके तहत उन्होंने बोला था कि जितनी भी सोशल मीडिया है अगर कॉम्प्लाइंस नहीं करा तो वो उन्हें बैन कर देंगे। फिर 4 सितंबर 2025 को वही होता है। 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सबको बैन कर दिया जाता है उनके इन कॉम्प्लाइंस के लिए। इस बैन को जो वहाँ की यंग जनरेशन थी, वो ट्रेंड जो चल रहा था नेपो बेबीज, उनको ऐसा परसीव करा जाता है कि गवर्नमेंट उनकी आवाज को दबा रही है और जो उनके जीने का एकमात्र सहारा है उस देश के अंदर सोशल मीडिया, कुछ करने धरने का, उसको भी सरकार ने बैन कर दिया। तो ये हद ही पार हो गई। हर साल 5 लाख से भी ज्यादा नेपाली माइग्रेंट वर्कर्स अपनी होम कंट्री को छोड़ देते हैं और बाहर देशों में जाके कमाते हैं। तो एक उनके पास सोशल मीडिया ही एक ऐसा रास्ता बचता है जिससे कि वो अपने घर वालों से कनेक्ट रह सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है वहाँ की बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट। नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट 20% तक पहुंच चुकी है, यानी वहाँ पे हर एक चौथाई आदमी अनएम्प्लॉयड है। और ऐसे लोग ज्यादातर डिपेंड रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि एक छोटे मोटे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे काम धंधे शुरू करे होते हैं उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक सोशल मीडिया एक कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये उनके जीने का सहारा है, ये एक उनकी लाइफलाइन बन चुकी है नेपाल के अंदर। ऐसे उनके हालात हैं बेचारों के। 4 सितंबर को बैन लगने के बाद बहुत सारे लोग, जिसमें मोस्टली जेनजी थे, यानी कि जो 1997 से 2013 के बीच में पैदा हुए हैं, इस उम्र के लोग इकट्ठा होते हैं सितंबर 8 को एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे जाते हैं हमी नेपाल, जो कि एक एनजीओ है और चलाई जाती है एक सुधान गुरगम। इस नाम को, इस आदमी को ढंग से आप याद रखिएगा, ये आगे जाके कैसे एक किंग मेकर बनता है नेपाल की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा, ये आपको पता चलेगा। 8 सितंबर को ये प्रोटेस्ट काफी पीसफुल चल रहा था दोपहर तक। दोपहर होते ही कुछ लोग पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस रिटेलिएट करती हैं टीयर गैस से, वाटर कैनन से, रबर बुलेट्स से। 400 से ऊपर इंजर्ड हो जाते हैं। जो मर गए उनकी लाश हटाई जाती है, जो इंजर्ड हुए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और ये और ज़्यादा गुस्सा पैदा कर देता है उस यूथ के अंदर। अगले दिन 9 सितंबर को दंगा बढ़ जाता है। 5 बच्चे भी मारे जाते हैं जो जुवेनाइल सुधार गृह से भागने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे प्रिजनर्स भाग जाते हैं जेल से। और जब ये ऐसी स्थिति गवर्नमेंट के हाथों से बाहर निकलने लगती है तो पीएम ओली रिजाइन कर देते हैं, उनकी होम मिनिस्टर भी रिजाइन कर देते हैं। ये सारी की सारी मैप पे वो जगह हैं जहाँ पे दंगे ज़्यादा भड़के हुए थे। इन सारे एक्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था हमी नेपाल और उसका हेड सुधान गुरगम। हमी नेपाल 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी और 2020 के अंदर फॉर्मली रजिस्टर्ड एक एनजीओ बन गई थी, जिसका काम था इमरजेंसीज और डिजास्टर्स, ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए लोगों को बचाना एक ट्रांसपेरेंट वे में। ये एनजीओ नेपाल के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये एक किंग मेकर भी बन चुकी है। जैसा कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, उनसे ये बताया जा रहा है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल वोटिंग के सहारे, जो कि हुई थी डिस्कॉर्ड के ऊपर, नेपाल का पीएम इलेक्ट करा है, सुशीला करकी। इस चीज से भी एक हिस्ट्री बनी है नेपाल के अंदर, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला करकी। वो नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो करप्शन के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ी होंगी और ढंग से लड़ेंगी। कुछ रिपोर्ट्स और लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए इस एनजीओ को बैकअप कर रहा है, उसी ने ही सहारा लेके इस एनजीओ का नेपाल के अंदर ये सारी सिचुएशंस क्रिएट करी है। लेकिन मैंने उसको डिस्कस नहीं करा क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है या फिर कोई मनी ट्रेल या फिर ऐसा कुछ सामने आए। नेपाल के प्रोटेस्ट के अंदर अभी तक 72 लोग मर चुके हैं और 2000 से ऊपर घायल हैं। मैं तो यही कामना करूंगा कि नेपाल बहुत जल्दी से अपनी बेहतर स्थिति में आए, क्योंकि नेपाल की इंपॉर्टेंस बहुत है इंडिया के लिए, जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी और आसपास जैसा इंडिया के चल रहा है उसकी वजह से भी। जैसा कि आपने बांग्लादेश के अंदर देखा, श्रीलंका के अंदर देखा और मालदीव्स के अंदर देखा, ये अभी कंट्रियाज ऐसी हैं जो इंडिया को सपोर्ट नहीं दे रही हैं और इनकी खुद ही गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं है कि इंडिया उन पर रिलाई करे किसी भी चीज को लेकर। और एक नेपाल और कंट्री इस चीज में शामिल हो जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन और ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो